सुहानी और निशा को सही सलामत हॉस्टल छोड़ने के बाद युवराज ने किसी को कॉल करके सुहानी के कल सुबह तक ना जागने का इंतजाम करने को बोल दिया। रात को 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे और सुहानी अब तक कॉलेज नहीं पहुंची थी। युवराज अकेले उस बरगद के पेड़ के सामने खड़ा था और उस लाल धागे को खोलने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी उसके कदम खुद ब खुद रुक गए और उसने अपने सामने हवा में झूलते हुए एक साए को देखा। वो काले धुएं की तरह दिखाई दे रहा था और उसका शेप किसी इंसान के जैसा था। घने अंधेरे के बीच वो साया बहुत भयानक दिखाई दे रहा था। तभी युवराज को उस साए की गुर्राती हुई आवाज सुनाई दी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझसे टकराने के बारे में सोचने की। उस साए को अपने सामने देखकर युवराज ने बिना कुछ बोले अपना रास्ता बदल लिया और वो तेजी से उस पेड़ की तरफ बढ़ गया। तभी वो काला साया फिर से पेड़ और युवराज के बीच आकर खड़ा हो गया। तो ये देखकर युवराज ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली। तभी उस साए ने फिर से गुर्राते हुए कहा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, इसे मुझसे नहीं बचा सकते। इस बात पर युवराज भी गुस्सा दिखाते हुए बोला, तुम उसकी जान ले चुके हो, अब तो इसे आज़ाद कर दो। वो साया फिर से गुर्राते हुए बोला, तुम जानते हो ऐसा नहीं हो सकता। उस साए के ऐसा कहते ही युवराज फिर से उस पेड़ की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि अब वो अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर जमीन से चिपक गए हो। बहुत कोशिश करने पर भी वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। तभी अचानक से युवराज की बॉडी हवा में ऊपर उठने लगी और वो लगभग 15 से 17 फीट की ऊंचाई पर हवा में झूलने लगा। और तभी वो साया युवराज के बिल्कुल करीब आकर बोला, क्या अब भी तुम उस लड़की की आत्मा को आज़ाद करना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। युवराज ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, और आज मैं उसे आज़ाद करके ही रहूंगा। ये कहते हुए युवराज के चेहरे पर डर का कोई भी भाव नहीं था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपनी जिंदगी की कोई परवाह ही नहीं है। वहीं युवराज के ऐसा कहते ही वो अचानक से तेजी से जमीन पर जा गिरा, क्योंकि उस साए ने युवराज को बहुत जोर से नीचे जमीन पर पटक दिया था। जमीन पर गिरते ही युवराज फौरन उठ गया और फिर से उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। युवराज की हिम्मत देखकर उस साए का गुस्सा और भी बढ़ गया। तभी चलते चलते युवराज जमीन पर जा गिर और वो साया युवराज को घसीटते हुए पुराने रोड के पास लेकर जाने लगा। युवराज के बहुत कोशिश करने के बाद भी उस साए ने युवराज को वहां से नहीं जाने दिया और उसे अपने साथ पूरी तरह उलझाए रखा। कभी वो युवराज को उठाकर पटक देता तो कभी उसके रास्ते में पेड़ गिराकर उसे रोक लेता। वो युवराज को बस कुछ समय तक वहीं रोककर रखना चाहता था और यही करते हुए काफी समय बीत गया। तभी उस साए ने एक बार फिर से युवराज को हवा में उठाकर दूर फेंक दिया, जिसकी वजह से युवराज एक बड़े से पेड़ से टकराकर नीचे गिर गया। तभी युवराज की रिस्ट वॉच का अलार्म बजने लगा। युवराज ने अपनी घड़ी देखी और उसकी सांसें तो जैसे रुक सी गई, क्योंकि अब रात के 1 बज चुके थे। तभी युवराज को सामने से उस साए की आवाज सुनाई दी, वो वक्त जा चुका है, अब तुम उसे आज़ाद नहीं कर सकते। अब ये रात 1 साल बाद आएगी। अब उस लड़की को मेरी कैद से आज़ाद कराने की कोशिश तुम 1 साल बाद करना। ये कहकर वो साया हवा में ही कहीं गायब हो गया और उस साए के जाते ही युवराज गुस्से में जोर से चीखने लगा। उसके चीखने की आवाज इस वक्त पूरे जंगल में गूंज रही थी। वहीं युवराज को खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो आज फिर से सृष्टि की कोई मदद नहीं कर पाया था। अगली सुबह युवराज आंखों में गुस्सा और उदासी लिए उस पेड़ के सामने खड़ा था। उसकी नजरें झुकी हुई थी और मन में सिर्फ दुख और पछतावा था, लेकिन आज वहां युवराज को कुछ अजीब सा लग रहा था। आज वो सृष्टि की मौजूदगी महसूस नहीं कर पा रहा था और न ही उसे सृष्टि की कोई आवाज सुनाई दे रही थी। युवराज ने उस पेड़ को गौर से देखा और उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई, क्योंकि उस पेड़ पर अब वो लाल धागा नहीं बंधा था। युवराज हैरान होते हुए खुद से बोला, वो धागा कहाँ गया? पेड़ पर धागा न देखकर युवराज ये तो समझ गया था कि सृष्टि अब मुक्त हो चुकी है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि उसे आज़ाद किया किसने। युवराज हैरानी से उस पेड़ को ही देख रहा था कि तभी उसे पीछे से एक लड़की की आवाज सुनाई दी। कल रात वो धागा मैंने खोल दिया था। इस आवाज को सुनते ही युवराज ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने सुहानी खड़ी थी। सुहानी को देखकर युवराज चौंक गया तो सुहानी उसके पास आकर बोली, युवराज सर, कल रात आप मुझे लेने क्यों नहीं आए?
मैंने काफी टाइम तक आपका वेट किया, फिर जब आप नहीं आए तो मैंने खुद ही यहाँ आकर वो लाल धागा खोल दिया। युवराज इस वक्त इतना हैरान था कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी सुहानी आगे बोली, मुझे लगता है कि सृष्टि की आवाज उसका सपना, ये सब मेरा वहम था। अगर वो सब सच होता तो कल रात मैं इतनी आसानी से वो धागा नहीं खोल पाती। शायद मैं सृष्टि की स्टोरी में इतना खो गई थी कि वो सब मुझे दिखाए और सुनाई देने लगा था। कल धागा खोलने के बाद मुझे अच्छी नींद आए और मुझे कोई सपना भी नहीं आया। युवराज अब भी हैरान होकर सुहानी की सारी बातें सुन रहा था। उसके मन में इस समय यही सवाल चल रहा था कि कल नींद की दवा खाने के बाद भी सुहानी यहाँ कैसे पहुँच गई। तभी वो बात को बदलते हुए बोला, अब निशा कैसी है? क्या उसे होश आया? सुहानी एक गहरी सांस लेकर बोली, हाँ, कल रात को उसे होश आया था। वो कुछ अजीब सी बातें कर रही थी, फिर वो मेरा खाना खा गई और फिर से सो गई। उसके बाद अब तक नहीं उठी है। सुहानी की बात सुनकर युवराज को समझ आ गया कि जिस खाने में नींद की दवा मिलाई गई थी उसे निशा ने खा लिया था, और कल रात सुहानी को उस साये ने इसलिए नहीं रोका क्योंकि उस वक्त वो साया युवराज के साथ उलझा हुआ था। इसका मतलब उस साये ने सुहानी को धागा खोलते हुए देखा ही नहीं था, इसलिए अब सुहानी को भी उस साये से कोई खतरा नहीं था। युवराज यही सब सोच रहा था कि तभी सुहानी बोली, युवराज सर, आपने बताया नहीं, कल रात आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? युवराज अपने ख्यालों से बाहर आया और बहाना बनाते हुए बोला, कल रात मैं सो गया था। आई एम सॉरी। इस पर सुहानी ने बस हमम में जवाब दिया और चुपचाप वहां से चली गई। सुहानी को लग रहा था कि सृष्टि की आवाज उसका वहम था और युवराज उसकी ये गलतफहमी बने रहने देना चाहता था, इसलिए उसने सुहानी को कुछ भी सच बताना जरूरी नहीं समझा। अगली सुबह सुहानी, निशा और विवेक कॉलेज कैंपस में खड़े बातें कर रहे थे। तभी एक बड़ी सी ब्लैक कार वहां आकर रुकी और पद्मिनी सिंघानिया उससे बाहर निकली। पद्मिनी के गाड़ी से उतरते ही सबकी नज़र उस पर चली गई और तभी उस कार के दूसरी तरफ से लगभग 55 साल का एक आदमी बाहर निकला। फिर वो दोनों लोग सीधे कॉलेज के अंदर चले गए। तभी उन्हें देखकर सुहानी ने निशा से पूछा, अब ये पद्मिनी सिंघानिया के साथ आदमी कौन आ गया? निशा ने जवाब देते हुए कहा, वो युवराज दीवान के डैड यशवंत दीवान है। वो और पद्मिनी हमारे कॉलेज के ओनर हैं और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मिस्टर यशवंत दीवान और पद्मिनी का अफेयर चल रहा है। सुहानी हैरानी से निशा की बातें सुन रही थी कि तभी विवेक बीच में बोला, तुम्हें पता है सुहानी, मिस्टर यशवंत दीवान के बारे में एक स्टोरी बहुत फेमस है। ये सुनकर सुहानी ने क्यूरियस होकर पूछा, कैसी स्टोरी? उद्धरण चिन्ह। विवेक ने फुल इंटरेस्ट के साथ बताते हुए कहा, यहाँ के लोग कहते हैं कि कुछ सालों पहले मिस्टर यशवंत दीवान बहुत गरीब हुआ करते थे और फिर उन्हें विशिंग वेल से ये सब शानो शौकत मिली है। ये सुनते ही सुहानी हैरान होते हुए बोली, क्या सच में? उद्धरण चिन्ह। तो विवेक ने जवाब देते हुए कहा, यहाँ के लोग तो यही कहते हैं। सुहानी तुरंत अपना अगला सवाल करते हुए बोली, और युवराज सर की मम्मी? विवेक ने उनके बारे में बताते हुए कहा, उनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ये बातें चल ही रही थी तभी एक स्टूडेंट्स भागते हुए कॉलेज कैंपस में आया है और बाकी स्टूडेंट से बोला, कल रात पुरानी रोड पर रोशन का मर्डर हो गया है। उस स्टूडेंट की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग शॉक रह गए। वहीं निशा, सुहानी और विवेक भी उस स्टूडेंट की बात सुनकर हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तो निशा हैरान होते हुए बोली, कल फिर पुरानी रोड पर मर्डर हुआ? सुहानी निशा की बात को पूरा करते हुए बोली, और आज फिर पद्मिनी सिंघानिया कॉलेज आ गई। सुहानी की बात खत्म होते ही विवेक बोला, तो क्या सच में इन मौतों और पद्मिनी सिंघानिया के बीच कोई कनेक्शन है? उद्धरण चिन्ह। ये सोचते हुए वो तीनों आंखें फाड़कर एक दूसरे को देखने लगे। कुछ देर बाद निशा, विवेक और सुहानी कॉलेज के कैंटीन में बैठे थे। उनके सामने प्लेट पर चीज सैंडविच रखा हुआ था जो निशा का फेवरेट था, लेकिन किसी से भी कुछ खाया नहीं जा रहा था और तीनों खामोशी से बैठकर कुछ सोच रहे हैं। आज बड़े उरे कॉलेज का माहौल कुछ ऐसा ही था। रोशन कॉलेज का 10वां स्टूडेंट था जिसकी मौत उस विशिंग वेल के पास हुई थी। उन तीनों के बीच की खामोशी को तोड़ते हुए विवेक बोला, यार अब तो मुझे भी लगने लगा है कि पद्मिनी मैम का इन मर्द से कुछ तो कनेक्शन जरूर है। निशा ने भी हामी भरते हुए कहा, अब तो मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। सुहानी अभी भी अपने ही ख्यालों में ही खोई हुई थी तो ये देखकर विवेक उसे चिढ़ाते हुए बोला, किसके ख्यालों में खोई हो सुहानी? युवराज सर के। उद्धरण चिन्ह।
विवेक की बात सुनकर निशा चौंक गई और चित्ते हुए सुहानी की तरफ देखकर बोली, सुहानी, ये विवेक क्या कह रहा है? तू उस आदमी के ख्यालों में क्यों खोई है? ये सुनकर सुहानी हड़बड़ा गई और विवेक को भी एहसास हो गया कि उसे निशा के सामने ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए था। तभी सुहानी बात को संभालते हुए बोली, निशा, तुम्हें याद है जर्नलिस्ट सीमा जी ने हमसे क्या कहा था? सुहानी के कहने पर निशा अपना सिर खुजाते हुए अपने दिमाग पर जोर देकर बोली, हाँ याद आया, उन्होंने कहा था कि शिमला के कुछ बड़े लोग हैं जो सृष्टि मर्डर केस को दबाना चाहते हैं। ये सुनकर विवेक लगभग चीखते हुए बोला, क्या सृष्टि का मर्डर हुआ था? ये सुनते ही सुहानी और निशा ने उसे धीरे बोलने का इशारा किया तो विवेक चुप होकर आसपास बैठे लोगों को देखने लगा। तभी सुहानी बात को आगे बढ़ाते हुए निशा से बोली, निशा, सीमा जी जब उन लोगों का नाम बता रही थी तो उन्होंने केवल एक वर्ड कहा था और तभी उनकी तबीयत खराब हो गई थी। तुम्हें याद है उन्होंने क्या कहा था? सुहानी का सवाल सुनकर निशा ने फिर से अपने दिमाग पर जोर दिया और कुछ देर याद करने की कोशिश करने के बाद वो बौखलाते हुए बोली, ओह शिट, कहीं वो पद्मिनी सिंघानिया तो नहीं कहना चाह रही थी? सुहानी घबराकर निशा की आंखों में देखते हुए बोली, हो सकता है। सुहानी की बात सुनकर विवेक बोला, तो तुम ये कहना चाहती हो कि सृष्टि सुसाइड केस को पद्मिनी सिंघानिया दबाना चाहती थी? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सुहानी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया तो विवेक हैरान होते हुए बोला, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? विवेक के इस सवाल पर निशा कुछ सोचते हुए बोली, अब तो इस पजल को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है। निशा की बात सुनकर सुहानी और विवेक उसे सवालिया नजरों से देखने लगे तो निशा अपनी पूरी हिम्मत जुटाते हुए बोली, सब कुछ उस विशिंग वेल से जुड़ा हुआ है और उस रात के बारे में पता लगाने के लिए हमें उसी विशिंग वेल के पास जाना चाहिए। निशा की ये बात सुनकर सुहानी और विवेक हक्के बक्के रह गए और वो आंखें फाड़कर उसे देखने लगे। डर के मारे विवेक के माथे पर पसीना आने लगा और वो हकलाते हुए बोला, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? खुद तो मरना चाहती ही हो और हमें भी मारना चाहती हो। तुम्हें पता है ना, रात में जो कोई भी उस रास्ते पर जाता है वो जिन दा नहीं बचता। विवेक के सवाल सुनकर निशा ने सुहानी की तरफ इशारा करते हुए कहा, सुहानी तो जिंदा बच गई थी ना, इसका मतलब वहां सभी नहीं मरते। ये सुनकर विवेक परेशान सा होकर सुहानी को देखते हुए बोला, सुहानी, ये लड़की पागल हो गई है, चलो यहाँ से चलते हैं। विवेक की बात सुनकर सुहानी कुछ देर खामोश रही और फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, मुझे लगता है हमें ये चांस लेना चाहिए। सुहानी की बात सुनकर निशा के चेहरे पर स्माइल आ गई, लेकिन वही विवेक खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोला, विवेक भाई, तू भाग ले यहाँ से, वरना ओनो पागल औरतें तुझे मरवा देंगी। विवेक की घबराई हुई हालत देखकर निशा उसे समझाते हुए बोली, तुम चलो या ना चलो, मैं और सुहानी आज रात 10 बजे उस विशिंग वेल के पास जा रहे हैं। हमें अब इन्वेस्टिगेशन करना है। ये कहकर निशा ने सुहानी का हाथ पकड़ा और कैंटीन से बाहर चली गई और विवेक वहां अपना सिर पकड़कर बैठा रह गया। शाम के वक्त ज्यादातर स्टूडेंट्स कॉलेज से जा चुके थे, इसलिए कॉलेज अब लगभग खाली हो गया था। सुहानी भी अपना काम खत्म करके कॉलेज हॉल से गुजर रही थी, लेकिन तभी चलते चलते सुहानी एक स्टोर रूम के दरवाजे के पास से गुजरी और अचानक से उस स्टोर रूम का दरवाजा खुल गया। उस दरवाजे के खुलते ही रूम के अंदर से एक हाथ बाहर निकला और उसने सुहानी को अंदर खींच लिया। सुहानी घबराकर चीख ही रही थी कि तभी एक हाथ ने उसके मुंह को कसकर बंद कर दिया। कौन था सुहानी को स्टोर रूम के अंदर खींचने वाला इंसान? क्या सुहानी फिर से पड़ गई थी किसी मुसीबत में? और आखिर क्या होगा जब निशा और सुहानी कॉलेज से हॉस्टल वापस जा रही सुहानी को अचानक ही किसी ने स्टोर रूम के अंदर खींच लिया, जिसकी वजह से घबराकर सुहानी जोर चीख पड़ी और तभी अचानक से किसी ने उसका मुंह कसक बंद कर दिया। स्टोर रूम में इस वक्त बिल्कुल अंधेरा था और इसी अंधेरे में सुहानी को किसी ने दीवार से सटाकर खड़े कर दिया और अपने एक हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। सुहानी उसकी पकड़ में छटपटा रही थी और खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तभी उसके चेहरे के सामने एक लाइटर जला और वहां पर कुछ रोशनी दिखाई देने लगी। उस रोशनी में सुहानी को अपने सामने खड़े शख्स का चेहरा दिखाई दिया तो वो शॉक्ड हो गई, क्योंकि सुहानी के सामने इस वक्त युवराज दीवान था, जो उसे बहुत गुस्से से देखते हुए घूरे जा रहा था। युवराज को अपने सामने देखकर सुहानी डरते हुए बोली, युवराज सर आप। तभी युवराज सुहानी की आंखों में देखते हुए बोला, बेवजह अनजानी चीजों को छेड़ना बंद करो, वरना इसकी वो कीमत चुकानी पड़ेगी जो तुम सोच भी नहीं सकती।
युवराज के मुंह से ये बात सुनकर सुहानी और भी ज्यादा हैरान रह गई, क्योंकि कुछ दिनों पहले यही बात उससे पद्मिनी सिंघानिया ने भी कही थी। तभी अपनी बात पूरी करते ही युवराज ने सुहानी के मुंह से अपना हाथ हटा लिया और कुछ कदम पीछे हो गया। सुहानी युवराज के इस बर्ताव से काफी डर गई थी, इसलिए वो फौरन वहां से बाहर भाग गई। सुहानी के वहां से जाते ही युवराज गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोला, जिस रास्ते पर तुम चल रही हो वो तुम्हें मौत के अलावा और कहीं भी लेकर नहीं जाएगा। फिर मैं हर बार तुम्हें उससे बचा भी तो नहीं सकता। दूसरी तरफ रात के 9:30 बजे पूरे शहर में खामोशी छाई हुई थी। पिछले कुछ दिनों से हुई घटनाओं ने लोगों को काफी डरा दिया था, इसलिए ये शहर अब ज्यादा देर तक नहीं जागता था। रात में इस शहर की सड़कें सुनसान रहती थी, क्योंकि जो भी यहाँ रात को बाहर निकलता था उसकी मौत तय थी। लेकिन इसी वक्त निशा और सुहानी वार्डन से छुपते हुए दबे पांव हॉस्टल से बाहर निकल चुकी थी। लेकिन हॉस्टल के बाहर का नजारा बहुत भयानक था। चारों तरफ अंधेरा था और रोशनी के नाम पर लेकिन पेड़ों पर चमकते हुए जुगनू ही दिखाई दे रहे थे। आसपास कोई भी इंसान तो दूर, एक जानवर भी नहीं था। वहीं इस अंधेरे और सन्नाटे में उल्लू की आवाज माहौल को और भी भयानक बना रही थी। पुरानी रोड तो दूर, निशा और सुहानी की एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो दोनों हॉस्टल के गेट से पास खड़े होकर घबराते हुए वहां का नजारा देख रहे थे। तभी एक धीमी सी आवाज निशा और सुहानी के कानों पर पड़ी, जो ठीक उनके पीछे से आ रही थी। तो चले विशिंग वेल की तरफ। ये आवाज सुनते ही उन दोनों के दिलों की धड़कन जैसे रुक सी गई और डर से उनके हाथ पैर फूल गई। उनके मुंह से कोई भी आवाज नहीं निकल रही थी। कुछ सेकंड बाद सुहानी ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा और वो चौंकते हुए बोली, विवेक तुम यहाँ। उद्धरण चिन्ह। विवेक डर के मारे मुस्कुराते हुए उन दोनों के पीछे खड़ा था। उसे देखकर निशा और सुहानी की जान में जान आए, लेकिन तभी विवेक को देखकर निशा उस पर बरसते हुए बोली, यू इडियट, क्या तुम हमें हार्ट अटैक से मारना चाहते हो? क्वोट। ये सुनकर विवेक ने कोई भी जवाब नहीं दिया और वो शर्मिंदगी के साथ बस मुस्कुरा दिया। तभी निशा आगे बोली, वैसे तुम तो यहाँ मरने के लिए नहीं आने वाले थे ना, तो क्यों आ गए? ये सुनकर विवेक मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम लड़कियां इतनी हिम्मत दिखा सकती हो तो मैं तो एक लड़का हूं ना। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो निशा विवेक को ताना मारते हुए बोली, अच्छा लड़की हो, चलो देखते हैं कितनी हिम्मत दिखा पाते हो तुम। आपस में बातें करते हुए वो तीनों हिम्मत करके पुरानी रोड की तरफ चल पड़े। सुहानी, निशा और विवेक सुनसान रास्ते पर चलते जा रहे थे और इस सन्नाटे में उनके कदमों की आहट भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। अभी का माहौल इतना खतरनाक था कि हवा के हल्के से झोंके से पत्तियों के हिलने की आवाज तक किसी को भी डराने के लिए काफी थी। तभी विवेक डरते हुए धीमी आवाज में बोला, वैसे मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम लोग चाहो तो हम अभी भी वापस जा सकते हैं। ये सुनकर निशा गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए बोली, शट अप विवेक, चुपचाप चलते रहो। कुछ देर चलने के बाद तीनों विशिंग वेल के पास पहुंच गए। विशिंग वेल पुरानी रोड से कुछ ही दूरी पर जंगल के अंदर था, लेकिन उस साए के डर से रात को शिमला के लोग विशिंग वेल तो दूर, उस पुरानी रोड के आसपास भी नहीं आते थे। ये विशिंग वेल एक सालों पुराना एक कुआं था, जिसकी रेलिंग बड़े बड़े पुराने पत्थरों से बनाई गई थी। उसकी गहराई के बारे में आज तक कोई भी पता नहीं कर पाया था, क्योंकि जो भी उसके पास जाता था वो कभी जिंदा लौटकर नहीं आता था। इन तीनों की भी विशिंग वेल के पास पहुंचते ही हालत डर से खराब हो गई और तभी निशा उस कुएं को देखते हुए बोली, यार यहाँ आ तो गए, लेकिन आगे का क्या प्लान है? ये सुनते ही सुहानी घबराहट और हैरानी के साथ निशा से बोली, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? मुझे लगा तुम्हारे पास कोई प्लान होगा। निशा ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन मैंने प्लान के बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर विवेक चिढ़ते हुए बोला, जब तुम दोनों के पास कोई प्लान ही नहीं था तो हम क्या यहाँ उस साए का डिनर बनने आए हैं? इस सवाल पर सुहानी और निशा खामोश रहे, क्योंकि उन दोनों के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। लेकिन फिर भी वो तीनों हिम्मत करके धीरे धीरे उस विशिंग वेल के और करीब आते जा रहे थे। उसके एकदम पास पहुंचते ही वो तीनों अपने अपने फोन की लाइट से उसको चारों तरफ से देखने लगे। तभी उस कुएं के चक्कर लगाते हुए विवेक का एक हाथ विशिंग वेल की रेलिंग पर पड़ गया, जिसकी वजह से वो डरकर चीख पड़ा और उसने अपना हाथ फौरन उस कुएं से दूर हटा लिया। विवेक के चीखने से सुहानी और निशा की भी चीख निकल गई और वो दोनों विवेक को हैरानी से देखने लगी, जो सही सलामत उनके सामने खड़ा था।
तभी सुहानी ने विवेक से पूछा, क्या हुआ था? विवेक ने जवाब देते हुए कहा, ज्यादा कुछ नहीं, मैंने बस इसे छू लिया था तो मैं डर गया। ये सुनकर निशा को गुस्सा आ गया और वो बड़बड़ाते हुए बोली, तुम्हें यहाँ लेकर ही नहीं आना चाहिए था। तुम तो ऐसे डरा डरा कर हमें यूं ही मार दोगे। तभी विवेक अपनी सफाई देते हुए बोला, मैं क्या करूं, मैं तो बस। वो इतना कहकर अचानक से चुप हो गया और तभी उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई देने लगा। अचानक से वहां का मौसम बिल्कुल सर्द हो गया था और उन तीनों को अपने पीछे से किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज सुनकर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए और वो तीनों मुड़कर पीछे देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। तभी निशा ने हकलाते हुए पूछा, किसकी आवाज है? इस पर विवेक लगभग रोते हुए बोला, मैंने कहा था हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए। विवेक की बात खत्म हुई ही थी कि तभी उन तीनों को अपने पीछे से एक भयानक आवाज सुनाई दी, आज शिकार खुद शिकारी के पास चलकर आया है। उद्धरण चिन्ह। ये आवाज सुनते ही सुहानी, निशा और विवेक के हाथ पांव फूल गए और वो तीनों बिना पीछे मुड़े तिरछी नजरों से उस आवाज की तरफ देखने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो साया उन तीनों के ठीक पीछे खड़ा था। जब उन तीनों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा तो वो साया हवा में उड़ता हुआ धीरे धीरे उन तीनों के सामने आने लगा। साये के सामने आते ही उन तीनों ने हिम्मत करके धीरे धीरे अपनी नजरें उठाकर ऊपर की तरफ देखा तो उन्हें सामने घनी काली धुंध दिखाई दी, जिसने एक बड़े से इंसान का आकार लिया हुआ था। उसे देखकर किसी को भी ये समझने में देर नहीं लगती कि पुरानी रोड पर उस साये की कहानी सच है और इस वक्त वो साया उनके ठीक सामने है। उस साये को देखते ही निशा, विवेक और सुहानी एक साथ चीख पड़े और भागने की कोशिश करने लगे। उन तीनों ने भागने के लिए जैसे ही अपना पैर उठाया तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके पैर आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं और अगले ही पल उस साये के हाथ ने सुहानी का गला पकड़कर उसे हवा में कुछ फीट ऊपर उठा लिया। ये देखकर निशा और विवेक जोर से चीख पड़े। वहीं सुहानी अपने हाथ पैर मारते हुए उस साये से छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। निशा और विवेक अभी भी जमीन से ही चिपके हुए थे और चाहकर भी सुहानी की कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। सुहानी साये की पकड़ में हवा में छटपटा रही थी और अब धीरे धीरे उसका दम घुटने लगा था। वहीं सुहानी की ऐसी हालत देखकर निशा और विवेक बुरी तरह घबरा गए थे। वो देख रहे थे कि सुहानी की सांसें धीरे धीरे थमती जा रही है, लेकिन वही साये की पकड़ में सुहानी के मन में बस ही उम्मीद थी और उस उम्मीद का नाम था युवराज दीवान। सुहानी सोच रही थी कि शायद हमेशा की तरह आज भी युवराज आएगा और उसे बचा लेगा, लेकिन आज युवराज वहां नहीं था। तभी सुहानी की ऐसी हालत देखकर विवेक को कुछ याद आया और उसका चेहरा सीरियस हो गया। देखते ही देखते विवेक ने अपनी शर्ट के अंदर से एक लॉकेट निकाला और कुछ देर तक उसे देखने के बाद विवेक ने एक गहरी सांस लेकर उस लॉकेट को साये की तरफ फेंक दिया। वो लॉकेट जैसे ही उस साये से टकराया, वैसे ही अचानक से सुहानी नीचे जमीन पर जा गिरी। ये सब होते हुए देखकर ऐसा लगा मानो उस लॉकेट ने साये की पकड़ को कमजोर कर दिया हो और सुहानी उसके हाथों से छूट गई हो। वहीं निशा और विवेक के पैर जो रोड से चिपक गए थे, अब वो भी आजाद हो चुके थे, इसलिए वो तुरंत ही भागकर सुहानी के पास जा पहुंचे। सुहानी अभी भी होश में थी और वो जोर जोर से सांसें ले रही थी। सुहानी के पास आते ही विवेक और निशा ने सुहानी की उठने में मदद की और तीनों बिना देरी किए वहां से भागने लगे। उन्हें एहसास हो रहा था कि वो साया भी उन तीनों के पीछे पीछे आते जा रहा है। काफी देर भागने के बाद सुहानी को ऐसा लगा जैसे वो साया उनसे काफी दूर रह गया हो। सुहानी को अब उस नेगेटिव एनर्जी का एहसास नहीं हो रहा था जो उस साये के आसपास होने से उसे महसूस होती थी। कुछ दूर और भागने पर सुहानी को अचानक से एक बहुत पावरफुल एनर्जी का एहसास हुआ और वो दौड़ते हुए अपने आसपास देखने लगी। तभी सुहानी ने दौड़ते हुए कहा, मुझे लगता है कि यहाँ कोई और भी है। सुहानी की इस बात पर निशा इरिटेट होकर बोली, अरे वो साया कम है क्या जो अब कोई और भी आ गया। तभी सुहानी एक पहाड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोली, मेरा मतलब उनसे है। ये कहकर सुहानी के कदम खुद ब खुद रुक गए और वो गौर से सामने की तरफ देखने लगी। सुहानी के रुकते ही निशा और विवेक भी रुक गए और वो भी उसी तरफ देखने लगे जिस ओर सुहानी देख रही थी। वहां पर एक पहाड़ी में एक शख्स पत्थर के किनारे पर ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ था। उनके सफेद रंग के बाल और दाढ़ी बहुत लंबे थे। वहीं कपड़े के नाम पर उन्होंने सिर्फ एक सफेद धोती पहनी हुई थी। शिमला की इस ठंड में पता नहीं कैसे उन्हें गर्म कपड़े की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। साथ ही उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था
जिसकी वजह से एक नज़र दिखने से ही वो कोई तेजस्वी साधु जैसे लग रहे थे। उनको देखते ही सुहानी, निशा और विवेक चलकर उनके पास जा पहुंचे तो उस शख्स ने अपनी आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, अब तुम लोग उस साए से सुरक्षित हो। उनकी बात सुनते ही वो तीनों हैरान रह गए और विवेक हैरानी से उन्हें देखते हुए बोला, आपको कैसे पता कि हमारे पीछे एक साया था? उद्धरण चिन्ह। उस शख्स ने विवेक की बात का कोई जवाब नहीं दिया और बस मुस्कुरा दिए। वहीं विवेक कंफ्यूज होकर सुहानी और निशा की तरफ देख रहा था, क्योंकि उन तीनों को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके सामने बैठे हुए वो व्यक्ति है कौन। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद सुहानी उन बाबा से बोली, बाबा, क्या आप हमें बता सकते हैं वो चीज़ जो हमारे पीछे थी वो क्या है? बाबा ने शांत भाव से जवाब देते हुए कहा, वो एक अतृप्त आत्मा है। निशा ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, अतृप्त आत्मा? उद्धरण चिन्ह। उनके कंफ्यूजन को समझकर बाबा उन्हें समझाते हुए बोले, हाँ, अतृप्त आत्मा अक्सर मृत्यु के बाद आत्माएं मुक्त हो जाती है, लेकिन कुछ आत्माएं जिनका कर्म और कर्मफल शेष रहता है, वो इसी धरती पर किसी न किसी रूप में भटकती रहती है। ये उन्हीं में से एक आत्मा है। तभी सुहानी ने फिर से अगला सवाल करते हुए कहा, लेकिन बाबा वो साया लोगों को क्यों मार रहा है? बाबा ने बहुत सहजता से जवाब देते हुए कहा, क्योंकि इससे उसे शक्ति मिलती है। ये सुनकर सुहानी हैरान होते हुए बोली, लेकिन बाबा अगर इसे रोका नहीं गया तो ये ना जाने और कितने लोगों को मार देगा। कल रात ही इसने हमारे कॉलेज के एक लड़के को भी मार दिया। सुहानी की बातें सुनकर बाबा मुस्कुराते हुए बोले, मुझे पता है, ये आत्मा बहुत शक्तिशाली है और अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए ये मासूम लोगों की जान लेती है। तभी विवेक ने फौरन सवाल करते हुए पूछा, बाबा क्या आप विशिंग वेल के बारे में जानते हैं? उद्धरण चिन्ह। विवेक का सवाल सुनकर बाबा के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई और उन्होंने अपना सिर हाँ में हिला दिया। बाबा का हाँ सुनते ही सुहानी, निशा और विवेक उत्सुकता से बाबा के जवाब का इंतजार करने लगे। आखिर कौन है ये बाबा और वो क्या जानते हैं विशिंग वेल के राज? सुहानी, निशा और विवेक को मिले एक बाबा जो जानते थे विशिंग वेल के राज के बारे में, इसलिए वो तीनों कर रहे थे उत्सुकता से बाबा के जवाब का इंतजार। बाबा ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, उस कुएं को लोगों ने विशिंग वेल का नाम दे दिया है, लेकिन वास्तव में वो एक श्रापित कुआं है जो तुम्हारी इच्छा पूरी करने का लालच देकर तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेता है। बाबा की बातें सुनकर निशा, सुहानी और विवेक समझ गए कि बाबा उस साए और विशिंग वेल के बारे में काफी कुछ जानते हैं, इसलिए सुहानी ने तुरंत फिर से सवाल करते हुए पूछा, बाबा क्या आप हमें उस विशिंग वेल मतलब उस श्रापित कुएं के बारे में पूरी बात बता सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। सुहानी का सवाल सुनकर बाबा ने बीते हुए पलों को याद करते हुए कहा, आज से कई सौ साल पहले की बात है। यहाँ एक शक्तिशाली आत्मा जागृत हो गई थी और उसने लोगों की मारना शुरू कर दिया था। उस समय देश में अंग्रेजों का शासन था। जब अंग्रेज भी इन मौतों को रोक नहीं पाए तो वो गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर मेरे छोटे गुरुदेव के पास हिमालय आए। गांव के लोगों ने मेरे गुरुदेव से प्रार्थना की ताकि वो इस आत्मा को अपने वश में कर ले। मेरे गुरुदेव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और अपनी शक्ति से उस आत्मा को शहर के उस कुएं में कैद कर दिया और यहाँ के लोगों को उस आत्मा के विनाश से बचा लिया था। बाबा की बात खत्म होते ही निशा ने एक्साइटेड होते हुए पूछा, बाबा फिर वो आत्मा मुक्त कैसे हो गई? निशा के सवाल का जवाब देते हुए बाबा ने कहा, मैंने सुना है कुछ सालों पहले किसी ने एक क्रिया के द्वारा उसे मुक्त कर दिया। ये सुन सुहानी बोली, बाबा क्या आप उस आत्मा को फिर से कैद कर सकते हैं? इस पर बाबा ने शांत भाव से जवाब देते हुए कहा, मैं उसे कैद करने में सक्षम हूँ, लेकिन प्रकृति में ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें सुलझाना मेरा काम नहीं है। भगवान ने निश्चित ही इसका भी कोई उपाय सोचा होगा, लेकिन वो उपाय मैं नहीं हूँ। बाबा की बात सुनकर निशा झट से बोली, बाबा उस आत्मा को कैसे मारा जा सकता है? इस पर बाबा ने उसे समझाते हुए कहा, आत्मा को मारा नहीं जा सकता, उसे केवल मुक्त किया जा सकता है। कुछ देर रुककर बाबा आगे बोले, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें उस आत्मा को कैद करने का मार्ग बता सकता हूँ। ये सुनकर सुहानी, निशा और विवेक के चेहरे खिल गए और वो तीनों गौर से बाबा को देखने लगे। तभी बाबा आगे बोले, उस आत्मा को शक्ति एक श्रापित मनुष्य से मिलती है। केवल वही मनुष्य उस आत्मा को कैद या मुक्त कर सकता है। सुहानी को बाबा की कही हुई ये बात समझ नहीं आई तो वो कंफ्यूज होते हुए बोली, लेकिन बाबा, हम उस श्रापित इंसान को कैसे ढूंढेंगे और क्या वो हमारे कहने पर उस आत्मा को मुक्त करेगा? सुहानी का सवाल सुनकर बाबा मुस्कुराते हुए बोले, ये संसार ऐसे हजारों रहस्यों से भरा हुआ है और यहाँ कुछ सवालों का जवाब मनुष्य को स्वयं ही ढूंढना होता है।
ये कहते हुए बाबा उस पत्थर से उठ गए और फिर बोले, अब मेरे जाने का समय हो गया है। तभी बाबा ने उन तीनों के माथे पर विभूति लगाते हुए कहा, ये विभूति जब तक तुम्हारे माथे पर है तब तक कोई बुरा साया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कहकर बाबा हिमालय की पहाड़ी की तरफ बढ़ गए और ये तीनों उन बाबा को जाते हुए देखते रह गए। उन्हें जाते हुए देखकर विवेक बोला, यार ये बाबा तो बड़े पावरफुल है, उनसे थोड़ी सी और विभूति मांग लेनी चाहिए थी। तो निशा भी बाबा की ओर देखकर कंफ्यूज होते हुए बोली, लेकिन क्यों? तभी विवेक उसे ताना मारते हुए बोला, ताकि फिर कभी तुम दोनों पर इन्वेस्टिगेशन का भूत चढ़े तो हम विभूति लगा कर आएं। कम से कम हमारी जान तो बचेगी, वरना आज तुम दोनों ने हमें उस साय का डिनर बना दिया था। अगर बाबा नहीं आते तो पद्मिनी अगले 3 दिन तक कॉलेज ही आते रहती। विवेक की ये बात सुनकर सुहानी ने हैरानी से विवेक की तरफ देखते हुए पूछा, 3 दिनों तक क्यों? तो विवेक काफी स्मार्टली जवाब देते हुए बोला, जब एक आदमी मरता है तो पद्मिनी अगले 1 दिन ही आती है। अब अगर 3 लोग मरते तो उसे अगले 3 दिन तक आना पड़ता ना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर निशा इरिटेट होते हुए बोली, सुहानी इसकी बात मत सुन। उस साय को देखकर इसका दिमाग खराब हो गया है और ये कुछ भी बोल रहा है। तभी रोड पर चलते हुए वापस हॉस्टल की तरफ जाते जाते विवेक मजाकिया लहजे में बोला, अब मैं तो कई दिनों तक नहाने वाला ही नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये विभूति मेरे माथे से मिटे। ये सुनकर निशा विवेक को ताना मारते हुए बोली, हाँ वैसे भी कौन सा तू रोज नहाता है? निशा की बात सुनकर सुहानी और निशा हंसने लगे और इसी तरह बातें करते हुए वो तीनों अपने अपने हॉस्टल पहुंच गए और इस बार वो साया उन्हें रास्ते में कहीं पर भी नहीं मिला। अगली सुबह कॉलेज शुरू हुए। अब 5 महीने बीत चुके थे और दिसंबर का सर्द महीना चल रहा था। इस महीने में शिमला में काफी स्नोफॉल होता था, इसलिए हरे भरे शहर में बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी थी, जिससे ये शहर और भी खूबसूरत दिख रहा था। वहीं शिमला की ठंड में धूप का मजा लेने के लिए कॉलेज के गार्डन में सुहानी, निशा और विवेक बैठे बातें कर रहे थे। वो तीनों धूप के साथ साथ वहां के खूबसूरत नज़ारे भी एंजॉय कर रहे थे। तभी बातें करते हुए निशा उन दोनों से बोली, यकीन ही नहीं होता उस साय के बारे में जो कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे थे वो बिल्कुल सच है। मुझे तो ये सब फालतू कहानी लगती थी, पर ये तो सच निकला। और इतना ही नहीं, कल उस साय से सामना होने के बाद भी हम तीनों बच गए। तो सुहानी सीरियस टोन में बोली, भगवान का शुक्र है कि कल रात बाबा वहीं थे, वरना हम तीनों आज की सुबह देख ही नहीं पाते। सुहानी और निशा काफी कुछ बोले जा रहे थे, लेकिन विवेक चुपचाप अपनी ही किसी सोच में डूबा हुआ था। तभी निशा विवेक के कंधे पर हाथ रखकर उसे हिलाते हुए बोली, विवेक तुम कहाँ खोए हुए हो? तो विवेक काफी सीरियस होकर बोला, मैं वो बात सोच रहा हूँ जो बात तुम दोनों के दिमाग में दूर दूर तक भी नहीं आई है। ये सुनकर निशा और सुहानी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। तो विवेक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, मैं सोच रहा हूँ कि वो साया भूत है या भूतनी। विवेक की ये बात सुनकर निशा और सुहानी के चेहरे पर जो सस्पेंस था वो चला जाता है और निशा चिढ़ते हुए बोली, तुम क्या बकवास करते रहते हो? विवेक इस बार हल्की सी स्माइल करते हुए बोला, वो साया जितने गुस्से में था ना, उसे देखकर लगता है पक्का वो भूतनी ही होगी। आदमी कहाँ इतना गुस्सा करते हैं। विवेक के ऐसा कहने पर वो तीनों जोर जोर से हंसने लगे और तभी निशा विवेक को चिढ़ाते हुए बोली, अभी तो तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है, कल रात उस साय के सामने ये हंसी कहाँ चली गई थी? सुहानी तूने देखा ना, कल रात डर से इसका चेहरा देखने लायक हो गया था। तभी विवेक निशा की बात को काटते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, शायद तुम ये भूल रही हो, कल सुहानी को उस साय से मैंने ही बचाया था। विवेक के ये ऐसा कहते ही सुहानी याद करते हुए बोली, वैसे विवेक तुमने उस साय पर क्या फेंका था जिससे कि उसकी पकड़ मुझ पर से छूट गई? सुहानी का सवाल सुनकर विवेक उदास होकर बोला, वो मेरी मम्मी का लॉकेट था। निशा भी अब सीरियस हो गई और उसने विवेक के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। ये देखकर सुहानी बोली, क्या हुआ, तुम दोनों उदास क्यों हो गए? निशा सुहानी की तरफ देखते हुए बोली, विवेक के मॉम डैड अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर सुहानी भी उदास होते हुए विवेक से बोली, आई एम सॉरी विवेक, मेरी वजह से तुम्हारी मॉम का वो लॉकेट। तो विवेक थोड़ा रिलैक्स होकर बोला, अरे कोई बात नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि हम तीनों उस साय का सामना करने के बाद भी जिंदा है। विवेक की बात से सहमत होकर निशा और सुहानी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और तीनों लोग अपनी क्लास अटेंड करने के लिए चले गए।
सेंट थॉमस कॉलेज में हर साल दिसंबर महीने में स्टूडेंट्स को कॉलेज ट्रिप के लिए ले जाया जाता था और हर साल की तरह इस साल भी स्टूडेंट्स को ट्रिप के लिए ले जाया जा रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्रिप में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। ये खबर मिलते ही सुहानी, विवेक और निशा भी बाकी के स्टूडेंट्स की तरह इस ट्रिप पर जाने के लिए तरह तरह की प्लानिंग करने लगे। क्लास खत्म होने के बाद वो तीनों कॉलेज के गार्डन में गए और तभी विवेक ने उन दोनों से पूछा, तो तुम दोनों पक्का इस ट्रिप में चल रहे हो ना? निशा ने जवाब देते हुए कहा, हाँ बिल्कुल चल रहे हैं, मैंने तो एक हफ्ते पहले से ही ट्रिप पर चलने की तैयारियां शुरू कर ली थी। क्यों सुहानी? ये कहते हुए निशा ने सुहानी को देखा जो कि अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। तभी निशा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ? तुम क्या सोच रही हो? सुहानी ने जवाब देते हुए कहा, इतना टाइम हो गया और हम अब तक उस श्रापित इंसान के बारे में पता नहीं कर पाए। हम तो अब भी उस पद्मिनी पर ही अटके हुए हैं। ये सुन विवेक छत से बोला, उससे आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है। वही होगी वो श्रापित औरत, और कोई इतना क्वालिफाइड लगता है क्या यहाँ? उद्धरण चिन्ह। तभी निशा सीरियस होकर बोली, यार हमने कितनी कोशिश तो कर ली, उस विशिंग वेल की हिस्ट्री ढूंढ ली, शिमला के लगभग हर बूढ़े इंसान से बात कर ली, मैंने तो उस पागल आर्कियोलॉजिस्ट को भी पूरे 5 घंटे झेला, लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं चला। अब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। तो विवेक बात बदलते हुए बोला, अभी कुछ दिन के लिए हम इस इन्वेस्टिगेशन को यहीं पर छोड़ देते हैं। कल हम ट्रिप पर जा रहे हैं, वहां से वापस आने के बाद हम फिर से अपनी रिसर्च स्टार्ट कर देंगे। ये सुनकर सुहानी ने मायूसी से हाँ में सिर हिला दिया। अगले दिन सुबह के वक्त चारों तरफ कोहरा फैला हुआ था। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स अपनी ट्रिप के लिए मनाली निकल रहे थे। कोहरे की वजह से ड्राइवर बहुत कम स्पीड में और केयरफुली बस चला रहा था और बस पहाड़ी और खाई के बीच में धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। हरियाली से भरा वहां का नज़ारा जितना खूबसूरत था उतना ही भयानक भी था। तभी कुछ स्टूडेंट्स ने ड्राइवर से कहकर बस रुकवा दी क्योंकि वो इन खूबसूरत नज़ारों की फ़ोटो लेना चाहते थे। बस ड्राइवर को ना चाहते हुए भी बस रोकनी पड़ी और सभी स्टूडेंट्स बस से नीचे उतर गए। सुहानी भी अपने हाथों में कैमरा लिए हुए बस से बाहर आए और बस के पीछे जाकर फोटोज क्लिक करने लगती है। कुछ देर बाहर रहने के बाद सभी स्टूडेंट्स वापस से बस के अंदर आ गए, सिवाय सुहानी के। वो अब भी बस से थोड़ी दूर उन वादियों की फोटोज क्लिक कर रही थी। अपनी सीट पर आकर निशा ने आसपास देखा तो उसे सुहानी कहीं भी दिखाई नहीं दी। तभी निशा ने सामने बैठे विवेक से कहा, विवेक, सुहानी अभी तक बस में नहीं चढ़ी है। ये सुनकर विवेक अपनी जगह से उठते हुए बोला, मैं उसे अभी बुलाकर लाता हूँ। विवेक बस से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ गया और तभी बस में हलचल होने लगी, जिसकी वजह से विवेक के कदम लड़खड़ा गए। उस हलचल से बस में बैठे सभी लोगों के चेहरे पर परेशानी की लकीरें आ गई। वही सुंदर नज़ारों में खोई हुई सुहानी को भी अचानक से जमीन कांपती हुई महसूस हुई। वो तुरंत समझ गई कि वहां भूकंप आ रहा है और ये समझते ही उसने फौरन बस की तरफ देखा और तेजी से उस ओर जाने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन तभी एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ी से नीचे गिरते हुए आई और बस और सुहानी के बीच से होता हुआ खाई में गिरी। ये देखकर सुहानी बहुत घबरा गई और इसी के साथ पहाड़ी से पत्थरों का गिरना शुरू हो गया। निशा और विवेक सुहानी को लाने के लिए बस के दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन ड्राइवर ने बस को आगे बढ़ा दिया ताकि वो बस में बैठे हुए लोगों की जान बचा सके। उसके पास ऐसा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो एक स्टूडेंट की वजह से सारे स्टूडेंट्स की जान खतरे में नहीं डाल सकता था। अब सुहानी उस सड़क पर अकेली बची थी और सड़क से लगी पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर नीचे आ रहे थे। ये सब होते देखकर सुहानी बुरी तरह से घबरा गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी और उसने नज़र उठाकर आवाज़ की तरफ देखा। तभी सुहानी की नज़र पहाड़ी से गिर रहे एक बड़े से पत्थर पर गई, जो तेज़ी से उसकी ही तरफ आ रहा था। वो पत्थर इतना बड़ा था कि आसानी से सुहानी को कुचलते हुए आगे निकल सकता था। पत्थर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे सुहानी को यकीन होने लगा कि वो अब जिंदा नहीं बचने वाली, इसलिए उसने डर कर अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अचानक किसी ने सुहानी की कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उस पत्थर के गिरने की आवाज़ आनी बंद हो गई। कुछ देर तक जब सुहानी को किसी भी चोट का एहसास नहीं हुआ तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोलकर सामने देखकर और वो हैरान रह गई। आखिर किसने बचाई थी सुहानी की जान, और वो अचानक से सुहानी में पास कैसे आ गया? क्या इस सब के पीछे था
श्रापित कुएं और श्रापित इंसान सुहानी फंस चुकी थी एक मुसीबत में और इसे उसे बचाने के लिए किसी ने खींच लिया उसे अपनी तरफ। लेकिन उस शख्स का चेहरा देखकर सुहानी रह गई हैरान क्योंकि इस वक्त उसके सामने खड़ा था युवराज दीवान। सुहानी युवराज की बाहों में थी और वो पहाड़ी से गिरने वाला बड़ा सा पत्थर सुहानी के बिल्कुल करीब था। वहीं युवराज ने पत्थर पर अपना एक हाथ रखा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे युवराज ने अपने एक ही हाथ से उस पत्थर को रोक दिया हो। तभी सुहानी ने आंखें फाड़कर युवराज को देखते हुए कहा, युवराज सर, आप यहाँ। सुहानी को यूं हैरान होते देखकर युवराज ने सुहानी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ आगे लेकर जाते हुए बोला, चलो मेरे साथ। युवराज की सख्त आवाज सुनकर सुहानी ने आगे कोई सवाल नहीं किया और युवराज के पीछे पीछे चल दी। युवराज के साथ आगे की ओर जाते हुए सुहानी ने देखा कि कुछ ही दूरी पर युवराज की कार खड़ी थी और युवराज उसी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी पहाड़ी से एक और चट्टान नीचे आई और युवराज की कार को कुचलते हुए खाई में जा गिरी। ये देखकर युवराज और सुहानी शॉक्ड रह गए, लेकिन फिर युवराज ने बिना देरी किए अपना रास्ता बदल लिया और पहाड़ी के किनारे से लगे जंगल में चला गया। लैंडस्लाइड के समय युवराज का ध्यान सिर्फ सुहानी को बचाने पर था और इस सब में उसे एहसास ही नहीं हुआ कि सुहानी को बचाते हुए वो दोनों जंगल में आ चुके हैं। वो दोनों लैंडस्लाइड और भूकंप से तो बच गए थे, लेकिन उससे बचते हुए वो हिमालय के घने और खतरनाक जंगल में खो गए। लेकिन युवराज अभी भी सुहानी का हाथ थामे जंगल में चल रहा था। वही सुहानी के मन में एक ही सवाल चल रहा था जो उसे बार बार परेशान कर रहा था। जब उससे रहा नहीं गया तो वो युवराज से सवाल करते हुए बोली, युवराज सर, आपने उस बड़े से पत्थर को अपने एक हाथ से कैसे रोक लिया था? उद्धरण चिन्ह। युवराज सुहानी के इस सवाल के लिए पहले से तैयार था, इसलिए वो तुरंत जवाब देते हुए बोला, मैंने उस पत्थर को नहीं रोका। वो पत्थर नीचे रखे एक और पत्थर से टकराकर रुक गया था। उसी वक्त मैंने भी अपना हाथ आगे किया हुआ था, तो शायद तुम्हें लगा जैसे उस चट्टान को मैंने रोका है। सुहानी को युवराज की ये बात सही लग रही थी। वैसे भी इस बात पर कौन भरोसा कर सकता था कि एक आम इंसान अपने एक हाथ इतने बड़े चट्टान को रोक सकता है। युवराज का जवाब सुनकर सुहानी ने आगे और कोई सवाल नहीं किया और वो धीरे धीरे उसके साथ आगे बढ़ने लगी। अब रात होने लगी थी, लेकिन युवराज और सुहानी अभी भी जंगल में ही भटक रहे थे। ना तो उन्हें जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल रहा था और ना ही उस पहाड़ी इलाके में फ़ोन में नेटवर्क आ रहे थे। कई घंटे तक लगातार चलने के बाद भी जंगल खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहा था। दिन भर चलते रहने की वजह से सुहानी अब बहुत थक चुकी थी, लेकिन युवराज के साथ ऐसा कुछ नहीं था। वो उसी फुर्ती के साथ अभी भी सुहानी का हाथ थामे इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। कुछ और दूर तक चलने के बाद अचानक ही सुहानी को कुछ दूरी पर हल्की सी रोशनी दिखाई दी, जिसे देखते ही सुहानी ने उस ओर इशारा करते हुए युवराज से कहा, युवराज सर, वो देखिए, वहां से लाइट आ रही है। युवराज ने गौर से उस ओर देखते हुए कहा, हाँ लगता है ये कोई गांव है। सुहानी भी युवराज की बात से सहमत होते हुए बोली, हाँ सर, मुझे भी ऐसा ही लगता है। शायद हमें वहां रुकने के लिए कोई जगह मिल जाए। युवराज अभी भी बिल्कुल थका हुआ नहीं लग रहा था, लेकिन सुहानी की हालत अब जरा भी ठीक नहीं लग रही थी। ये देखकर युवराज सुहानी की सेफ्टी के लिए गांव की तरफ बढ़ गया। वो गांव बिल्कुल सुनसान था और वहां सारे घर कच्ची मिट्टी के बने हुए थे, लेकिन घर के बाहर कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर सुहानी युवराज से बोली, शायद यहाँ के लोग जल्दी सो जाते हैं। युवराज ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और बस उन घरों को ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर चलने के बाद युवराज एक घर के बाहर रुका और दरवाजा खटखटाने लगा। कुछ ही पलों में एक बुजुर्ग ने उस घर का दरवाजा खोला और बाहर निकलकर आते हुए सुहानी और छोटे युवराज को हैरानी से देखने लगे। तभी युवराज ने उन बुजुर्ग से कहा, बाबा, हम दोनों जंगल में रास्ता भटक गए हैं और काफी रात भी हो गई है। क्या हमें आपके घर में रुकने के लिए कोई जगह मिल सकती है? उन बुजुर्ग ने दोनों को बड़े गौर से देखते हुए पूछा, क्या तुम दोनों पति पत्नी हो? क्वोट। बाबा की बात सुनकर सुहानी को हंसी आने लगी और वो जैसे ही बाबा को ना में जवाब देने वाली थी, वैसे ही युवराज बोला, हाँ, ये मेरी पत्नी है।
युवराज के इस जवाब पर सुहानी चौंक गई और हैरानी से युवराज को देखने लगी, लेकिन युवराज अभी भी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बाबा को ही देख रहा था। तभी बाबा ने कहा, ठीक है, तुम दोनों अंदर आ जाओ। बाबा का ये घर मिट्टी का बना हुआ था, जिसके ऊपर छप्पर की छत बनी हुई थी। अंदर आकर युवराज और सुहानी ने देखा कि वहां एक बूढ़ी औरत भी थी। बाबा उस औरत की तरफ इशारा करके हुए बोले, ये मेरी पत्नी है। तभी बाबा की पत्नी ने युवराज और सुहानी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा, कौन है ये दोनों? बाबा ने जवाब देते हुए कहा, ये पति पत्नी है, रास्ता भटक गए हैं। इन्हें रात रुकने के लिए कोई जगह चाहिए थी, तो मैंने अंदर बुला लिया। बाबा की पत्नी कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा किया। तभी वो युवराज और सुहानी की तरफ देखते हुए बोली, आओ बेटा, आराम से अंदर आ जाओ। इतनी रात को ऐसे बाहर घूमना ठीक नहीं है, बाहर बहुत खतरा है। ये सुनते ही सुहानी और युवराज ने हैरानी से एक दूसरे को देखा और वो दोनों सोचने लगे कि कोई बिना किसी को जाने पहचान उसकी इतनी मदद कैसे कर सकता है। वो दोनों यही सब सोच रहे थे कि तभी बाबा की पत्नी ने युवराज और सुहानी को कुछ खाने के लिए दे दिया। सुहानी और युवराज वहां बैठकर चुपचाप खाना खाने लगे। तभी बाबा ने उन दोनों को देखते हुए पूछा, बेटा, तुम दोनों कौन हो और कहां से आए हो? बाबा के सवाल पर युवराज के जवाब देने से पहले ही सुहानी ने कहा, बाबा, हम दोनों शिमला से आए हैं। इनका नाम युवराज दीवान है और मैं सुहानी। सुहानी अपना सरनेम कहते कहते अचानक से चुप हो गई, लेकिन बाबा ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि सुहानी के मुंह से छोटी मला का नाम सुनकर बाबा चौंक गए थे। उन्होंने तुरंत हैरान होते हुए पूछा, तुम लोग शिमला से आए हो? सुहानी ने जवाब देते हुए कहा, हाँ बाबा, लेकिन आप इस बात पर इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? सुहानी का सवाल सुनकर भी बाबा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और क्यूरियस होकर सुहानी से सवाल करते हुए बोले, क्या वहां वो कुएं वाली आत्मा अभी भी रहती है? बाबा के ऐसा कहते ही युवराज और सुहानी खाते खाते रुक गए और हैरानी से उन्हें देखने लगे। तभी सुहानी ने बाबा से पूछा, बाबा, आप उस साए के बारे में कैसे जानते हैं? उद्धरण चिन्ह। बाबा पुराना वक्त याद करते हुए बोले, मैंने बचपन से उसकी कहानियां सुनी है, क्योंकि मेरे परदादा पहले शिमला में ही रहते थे। सुहानी क्यूरियस होकर बोली, बाबा, क्या आप हमें उस श्रापित कुएं और उस आत्मा के बारे में कुछ बता सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। बाबा ने सुहानी के सवाल का जवाब देते हुए कहा, पूरी बात तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मेरे दादा से मैंने उसकी कुछ कहानियां सुनी है। बाबा की बात सुनकर सुहानी सवालिया नजरों से उन्हें देखने लगी। वहीं युवराज अभी भी खामोशी से अपना खाना खा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इन सब के बारे में कुछ भी जानना नहीं चाहता, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद भी बाबा के जवाब का इंतजार कर रहा था। तभी बाबा आगे बोले, सालों पहले मेरे परदादा अपने परिवार के साथ शिमला में रहते थे। ये तब की बात है जब यहाँ अंग्रेज राज करते थे और शिमला एक गांव की तरह था। वहाँ सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर वहाँ अचानक से लोगों की मौतें होने लगी। कुछ समय बाद पता चला कि वहाँ एक आत्मा है जो लोगों को मार रही थी। मेरे परदादा उस आत्मा के कहर से अपने परिवार को बचाने के लिए शिमला को छोड़कर यहाँ आ गए। बाद में पता चला कि वहाँ के लोगों ने हिमालय से किसी बहुत बड़े अघोरी को बुलाया था, जिन्होंने उस आत्मा को कैद कर लिया और फिर वहाँ मौतें बंद हो गई। युवराज भी बाबा की ये सारी बातें चुप होकर बड़े ध्यान से सुन रहा होता है। तभी सुहानी ने आगे सवाल करते हुए पूछा, बाबा, क्या आप जानते हैं कि वो आत्मा किसकी है? उद्धरण चिन्ह। बाबा इस सवाल का जवाब देने ही वाले थे कि तभी उनकी पत्नी बाबा को डांटते हुए बोली, आप भी ना, इतनी रात को ऐसे भूत प्रेतों की बात कौन करता है? अब बच्चों को डराइए मत। अपनी पत्नी की डांट सुनकर बाबा चुप हो गए और सुहानी भी मन ही मन सोचने लगी कि वो कल बाबा से सब कुछ पूछ लेगी। युवराज को भी इस बारे में सब कुछ जानना था, लेकिन उसने किसी के भी सामने अपनी क्यूरियोसिटी जाहिर नहीं की। कुछ देर बाद सुहानी और युवराज ने अपना खाना खत्म कर लिया और बाबा ने उन्हें सोने के लिए एक कमरा दे दिया। जब युवराज और सुहानी उस कमरे के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वो एक छोटा सा कमरा था और वहां उन दोनों के सोने के लिए 2 छोटी छोटी खाट रखी हुई थी। गांव में बिजली नहीं थी, इसलिए उस कमरे में लालटेन भी रखी हुई थी, जिसकी हल्की रोशनी कमरे में चारों तरफ फैली हुई थी। उस कमरे को देखकर सुहानी काफी खुश हो गई, क्योंकि ये सब उसने पहले कभी नहीं देखा था। युवराज इस वक्त सुहानी के सवालों का सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए कमरे में आते ही वो अपनी आंखें बंद करके एक खाट पर लेट गया। वही सुहानी को इस नई जगह पर थोड़ा डर रहा था।
सुहानी ने एक नज़र देखा कि उसकी खाट और युवराज की खाट काफ़ी दूर दूर रखी हुई है, इसलिए सुहानी अपनी खाट के पास गई और उसे खींचते हुए युवराज के पास लेकर आ गई। खाट खींचने की आवाज़ सुनकर युवराज ने अपनी आंखें खोल ली और हैरानी से उससे लगभग 1 फीट की दूरी में लगी खाट को देखने लगा। तभी सुहानी उस खाट में अपने पैर ऊपर करके बैठ गई और युवराज को देखने लगी। सुहानी को इस तरह से खुद को घूरते देख युवराज इरिटेट होकर बोला, व्हाट? उद्धरण चिन्ह। सुहानी तुरंत सवाल करते हुए बोली, आपने बाबा से ये क्यों कहा कि हम पति पत्नी हैं? युवराज अब तक इसी सवाल से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुहानी ये जाने बिना कहाँ मानने वाली थी। सुहानी का सवाल सुनते ही युवराज बोला, तो क्या कहता कि तुम मेरी क्या हो? उद्धरण चिन्ह। सुहानी ने सिंपल सा जवाब देते हुए बोली, कह देते कि मैं आपकी स्टूडेंट हूँ। ये सुनकर युवराज उसे समझाते हुए बोला, अगर मैं उनसे ये कहता तो वो हमें यहाँ रुकने की जगह नहीं देते। युवराज की बात सुनकर सुहानी ने हैरान होते हुए पूछा, लेकिन ऐसा क्यों? क्वोट। युवराज सुहानी के सवालों से इरिटेट हो रहा था, इसलिए वो चिढ़ते हुए बोला, ये गांव है और यहाँ एक लड़का और एक लड़की बिना किसी रिश्ते के एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते, इसलिए मुझे ऐसा कहना पड़ा। युवराज की बात सुनकर सुहानी कुछ सोचने लगी, तो तभी युवराज सुहानी को ताना मारते हुए बोला, अगर तुम्हारे सारे सवाल खत्म हो गए हो तो अब मैं सो जाऊं। युवराज का सवाल सुनकर सुहानी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और उसके बाद युवराज फिर से अपनी आंखें बंद कर लेट गया। ये देखकर सुहानी को लगा कि युवराज अब सो गया है, लेकिन सुहानी को अभी भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपने खाट पर बैठकर युवराज को ही सोते हुए देखने लगी। ओते हुए युवराज बहुत शांत और मासूम लग रहा था। तभी उसे देखकर सुहानी खुद से बोली, युवराज सर सोते हुए कितने प्यारे लगते हैं। इन्हें ऐसे देखकर कौन कहेगा कि नींद से उठते ही ये एंग्री बर्ड बन जाते होंगे। ये कहते हुए सुहानी की नज़र युवराज की कलाई पर गई और वो युवराज की कलाई पर बने एक अजीब से निशान को गौर से देखने लगी। उस निशान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे दागकर बनाया गया है। ऐसा निशान सुहानी ने पहले कभी नहीं देखा था। उस निशान को देखकर सुहानी युवराज के करीब गई और जमीन पर बैठकर युवराज का हाथ अपने हाथों में लेकर उस निशान को गौर से देखने लगी। पिछले कुछ दिनों से सुहानी ने युवराज में काफ़ी सारी चीज़ें नोटिस की थी जो नॉर्मल तो नहीं लग रही थी। साथ ही सुहानी को बाबा की वो श्रापित इंसान वाली बात भी बार बार याद आ रही थी। सुहानी के मन के किसी कोने में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि कहीं युवराज ही वो श्रापित इंसान तो नहीं है। और इस बार भी वही हुआ। युवराज के हाथ में ये अजीब सा निशान देखकर सुहानी अपने मन में आ रहे ख्यालों को झटकते हुए खुद से बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। युवराज सर बहुत अच्छे इंसान हैं, इन्होंने हमेशा मुझे प्रॉब्लम से बचाया है। ये वो मॉन्स्टर बिल्कुल नहीं हो सकते। खुद को ही समझाने के बाद सुहानी धीमी आवाज में युवराज से बोली, गुड नाइट युवराज सर। और फिर धीरे से युवराज का हाथ उस खाट पर रखते हुए अपनी जगह पर जाकर सो गई। सुहानी के अपनी जगह पर जाकर सोते ही युवराज ने अपनी आंखें खोल ली, क्योंकि वो अब तक सोया नहीं था। सुहानी का उसके पास आना, सका हाथ पकड़ना, उसे सब कुछ पता था। वहीं युवराज अब तक ये भी समझ चुका था कि सुहानी के मन में उसके लिए फीलिंग्स काफ़ी बढ़ चुकी है। ये सोचकर युवराज को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन साथ ही उसके मन में किसी चीज़ का डर भी था जो उसे सुहानी की तरफ बढ़ने से रोक रहा था। यही सोचते सोचते कुछ ही देर में युवराज को भी नींद आ गई। अगली सुबह जब युवराज की नींद खुली तो उसे सुहानी कमरे में नहीं दिखी। सुहानी को वहां ना देखकर युवराज हड़बड़ा गया और फौरन उठकर सुहानी को ढूंढते हुए घर से बाहर आ गया। घर से बाहर निकलते ही उसने देखा कि वहां सुहानी गांव के कुछ बुजुर्गों से उस विशिंग वेल की कहानी सुन रही थी। सुहानी को देखकर युवराज ने चैन की सांस ली और वो भी बिना कुछ कहे वहीं बैठ गया। तभी सुहानी के कहने पर बाबा अपनी बात शुरू करते हुए बोले, ये बात सालों पहले की है, जब मेरे परदादा शिमला में रहते थे। तब यहाँ अंग्रेजों का राज हुआ करता था। वो आत्मा किसकी है और कहाँ से आई है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये शुरू कब से हुआ ये मैं बता सकता हूँ। क्या ये बाबा बता पाएंगे विशिंग वेल की आत्मा का राज? और क्या है युवराज के उस निशान का सच?
क्या युवराज ही है वो श्रापित? सुहानी और युवराज सुन रहे थे एक छोटे से गांव में रहने वाले बाबा से विशिंग वेल की कहानी, जिसके बारे में बाबा ने बताते हुए कहा, उस समय मेरे परदादा शिमला में ही रहकर खेती करते थे। एक सुबह वो अपने दोस्तों के साथ खेत में काम करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक लाश मिली। वो लाश उनके पड़ोस में रहने वाले एक लड़के की थी। उसे बड़ी बेदर्दी से मार दिया गया था। ये सुनकर सुहानी ने हैरान होते हुए पूछा, लेकिन बाबा उन्हें मारा किसने था? सुहानी के सवाल पर बाबा आगे बताते हुए बोले, उसे मारने वाले का कुछ भी पता नहीं चला और 3 दिन बाद उसी जगह पर फिर से एक लाश मिली और उसकी हत्या भी बिल्कुल वैसे ही की गई थी जैसे पहले लड़के हुई थी और फिर कुछ ही दिनों में ये हत्या रोज होने लगी। यहाँ तक कि अंग्रेजी पुलिस भी अपराधी को नहीं ढूंढ पाई। सुहानी ने फिर से सवाल करते हुए पूछा, तो गांव वालों ने क्या किया बाबा? बाबा ने आगे की कहानी बताते हुए कहा, जब किसी को कुछ भी समझ नहीं आया तब गांव के कुछ लोगों के कहने पर वहां के मुखिया कुछ गांव वालों को लेकर हिमालय की पहाड़ी में रहने वाले अघोरियों के पास चले गए। उनमें से एक सिद्ध अघोरी से उन्होंने प्रार्थना की कि वे उनके गांव को इन हत्याओं से मुक्ति दिलाए और वो अघोरी उसकी इस प्रार्थना को मान गए। सुहानी ने एक्साइटेड होते हुए पूछा, फिर क्या वो गांव में आए? उद्धरण चिन्ह। बाबा तुरंत अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोले, हाँ वो महान अघोरी शिमला आए भी और उन्होंने अपनी तांत्रिक विद्याएं भी शुरू कर दी। तब जाकर पता चला कि इस सब के पीछे एक आत्मा है जिसे तंत्र विधा से ही जागृत किया गया है, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि उसे जागृत करने वाला कौन था और वो आत्मा अब बहुत शक्तिशाली हो चुकी थी, लेकिन ये अघोरी उस आत्मा से भी ज्यादा शक्तिशाली थे। उन्होंने ही गांव वालों को बताया कि जिसने उस आत्मा को जागृत किया है उसने उस आत्मा को एक जीव के साथ जोड़ दिया था और वो जीव ही उस आत्मा की शक्ति का स्रोत है। बाबा की बात सुनकर सुहानी उनकी बात को काटते हुए बोली, वो कौन सा जीव था बाबा? बाबा आगे बताते हुए बोले, वो एक गिलहरी थी जिसके साथ उस आत्मा को जोड़कर उसे जागृत किया गया था, इसलिए गिलहरी का ही इस्तेमाल करके अघोरी ने उस आत्मा को कुएं में कैद कर लिया, लेकिन अंत में उस गिलहरी को मार दिया। ये सुनकर सुहानी क्यूरियस होकर बोली, लेकिन उन्होंने गिलहरी को क्यों मारा? बाबा जवाब देते हुए बोले, पता नहीं। यही सवाल मैंने भी अपने दादाजी से पूछा था पर इसका जवाब उन्हें भी नहीं पता था। कुछ लोगों का कहना था कि उस गिलहरी के जिंदा रहने पर उस आत्मा के वापस आने का खतरा हो सकता था। सच क्या है ये तो केवल वो अघोरी बाबा ही जानते थे, लेकिन उन बाबा ने आत्मा को कैद करके शिमला के लोगों की जान बचा ली थी। बाबा की बात पूरी होते ही सुहानी कुछ सोचते हुए बोली, जब उस आत्मा को कैद कर लिया था तो फिर आपके परदादा शिमला को छोड़कर क्यों चले गए? सुहानी के इस सवाल पर बाबा ने उसे बताते हुए कहा, मेरे परदादा को डर था कि कहीं फिर से वो आत्मा आज़ाद ना हो जाए। अघोरी बाबा ने उस कुएं के साथ साथ उस शहर को भी बांध दिया था, जिससे अगर भविष्य में वो आत्मा आज़ाद हो भी जाए तो भी उस शहर से बाहर न जा पाए। इसलिए उस आत्मा से अपने परिवार को बचाने के लिए मेरे परदादा वहां से बहुत दूर चले आए। तभी सुहानी बाबा से बोली, बाबा, उन अघोरी बाबा का अंदाजा बिल्कुल सही निकला। वो साया सच में आज़ाद हो गया है और उसने फिर से लोगों को मारना शुरू कर दिया है। सुहानी की ये बात सुनकर बाबा दुखी होते हुए बोले, भगवान वहां के लोगों की रक्षा करें। कुछ देर बाद सुबह फ्रेश होकर युवराज और सुहानी बाबा के साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। युवराज हमेशा की तरह खामोशी से अपना नाश्ता खा रहा था, लेकिन सुहानी उनके साथ बैठे बाबा से यहाँ वहाँ की बातें करे जा रही थी। सुहानी को देखकर ही समझ आ रहा था कि वो यहाँ आकर कितनी खुश है। नाश्ता करने के बाद युवराज बाबा से बोला, बाबा, शिमला जाने के लिए बस कहाँ से मिलेगी? युवराज का सवाल सुनकर सुहानी की आंखें छोटी हो गई। वो इतनी जल्दी वहां से वापस शिमला नहीं जाना चाहती थी। वहीं युवराज ने भी सुहानी का ये रिएक्शन नोटिस कर लिया था, लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो बस सवालिया नजरों से बाबा को ही देखे जा रहा था। तभी बाबा हंसते हुए बोले, बेटा, कल यहाँ भूकंप आया था। पहाड़ियों से गिरे हुए बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर अभी भी पड़े हुए हैं। 2-3 दिनों तक यहाँ कोई बस आ ही नहीं सकती। जब तक वो पत्थर हटाए नहीं जाते तब तक तुम्हें यहीं रहना होगा। बाबा का जवाब सुनकर सुहानी के चेहरे पर फिर से स्माइल आ गई और वो खुशी से उछलते हुए बोली, क्या सच में? सुहानी का रिएक्शन देखकर बाबा भी मुस्कुरा दिए और युवराज उसे कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ घूरकर देखने लगा।
जब सुहानी की नज़र युवराज की नज़रों से टकराई तो वो अपनी स्माइल छुपाते हुए सीरियस एक सप्रेशन के साथ बोली, बाबा क्या सच में 2-3 दिनों तक हम कहीं नहीं जा सकते? फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तब तक हम यहाँ कैसे रहेंगे? युवराज अच्छे से समझ रहा था कि सुहानी ये सब सिर्फ युवराज को दिखाने के लिए कह रही है, क्योंकि बहुत कोशिश करने के बाद भी सुहानी अपने चेहरे की खुशी को छिपा नहीं पा रही थी। सुहानी ये सोचकर बहुत खुश थी कि अब वो कुछ दिन और युवराज के साथ यहाँ रहने वाली है, लेकिन युवराज को जल्द से जल्द वापस शिमला जाना था, क्योंकि वो अपनी मॉम को उस शहर में अकेले नहीं छोड़ सकता था जहाँ वो हर वक्त उनके साथ रहता है। फिलहाल युवराज के पास गांव में रुकने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ये गांव हिमालय की पहाड़ी पर बसा एक छोटा सा गांव था, जहां मोबाइल नेटवर्क भी नहीं थे, इसलिए युवराज किसी से मदद भी नहीं ले पा रहा था। शाम का वक्त सुहानी अकेले ही गांव में घूमने के लिए निकल गई थी। गांव का माहौल बिल्कुल अलग था। वहां लोग अपने अपने घर के बाहर बैठे बातें कर रहे थे। हरियाली से भरा और शहर के शोर शराबों से दूर ये गांव सुहानी को बहुत ही प्यारा लग रहा था और सोने पर सुहागा था इस खूबसूरत गांव में युवराज का साथ। थोड़ी दूर चलने के बाद सुहानी ने देखा कि एक मैदान में गांव के बच्चे खेल रहे थे। सुहानी वहीं किनारे पर बैठकर उस मैदान में खेलते हुए बच्चों को देखने लगी। सुहा को ये सब कुछ बहुत सुकून दे रहा था। तभी गांव के एक बुजुर्ग सुहानी के पास आकर बैठ गए और सुहानी ने भी उन्हें देखकर स्माइल कर दी। सुहानी के स्माइल करते ही वो बुजुर्ग सुहानी से बोले, पहले कभी तो तुम्हें इस गांव में नहीं देखा। कौन हो तुम? उद्धरण चिन्ह। सुहानी ने जवाब देते हुए कहा, काका मेरा नाम सुहानी है, मैं शिमला से हूँ। वो कल लैंडस्लाइड हो गया था ना, तो उस वजह से मैं यहाँ फंस गई। सुहानी वहीं बैठकर काका से उस गांव के बारे में बातें करने लगी और बातें करते हुए अचानक से सुहानी की नज़र उनकी कलाई पर गई। उन बुजुर्ग की कलाई पर एक अजीब सा निशान था, जिसे देखकर सुहानी खुद से बोली, ये क्या? कुछ ऐसा ही निशान तो युवराज सर की कलाई पर भी है, लेकिन ये निशान है किस चीज़ का? ये सोचते हुए सुहानी ने अपनी क्यूरियोसिटी को कंट्रोल करने की कोशिश की और बहुत नॉर्मल टोन में काका से पूछते हुए बोली, काका आपकी कलाई पर ये निशान कैसा है? तो काका ने अपनी कलाई के उस निशान को देखते हुए कहा, बेटा ये निशान काले जादू का है। सुहानी ने चौंकते हुए पूछा, काले जादू का? काका ने जवाब देते हुए कहा, हाँ बेटा, जब मैं छोटा था तो किसी ने मुझ पर काल जादू किया था, ये उसी का निशान है। सुहानी काका की बातें ठीक से समझ नहीं पा रही थी और सवालिया नज़रों से उन्हें ही देखने लगी। तो सुहानी के मन में आ रहे सवालों को समझते हुए काका ने उसे बताते हुए कहा, बेटा कहते हैं काला जादू करने की कई विधियां होती है। उनमें से कुछ विधियों में काला जादू करने वाला अपने शिकार के शरीर पर ऐसा ही कुछ निशाना बना देता है, जिससे वो अपने शिकार को काबू में रख सके। काका की बात सुनकर सुहानी के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके मन में फिर से वही डर घर करने लगा, जिससे वो अब तक दूर भाग रही थी। काका की कलाई का निशान देखकर सुहानी को युवराज की कलाई का वो निशान याद आ रहा था, जिसे याद करते हुए सुहानी काका से बोली, काका क्या आप मुझे पूरी बात बता सकते हैं? सुहानी के लिए कहते ही काका उसे अपने बारे में बताते हुए बोले, बेटा जब मैं छोटा था तब किसी ने मुझ पर काला जादू किया था। काले जादू की वजह मेरे बर्ताव में कुछ अजीब से बदलाव आने लगे थे। जब मेरी माँ ने ये सब देखा तो उन्हें सारी बात समझ आ गई। तब वो मुझे एक तांत्रिक के पास ले गई और तांत्रिक ने मुझे काले जादू से आज़ाद करवाया। ये सब बातें सुनकर सुहानी का सिर अब घूमने लगा था। उसके दिमाग में पिछले 6 महीने की सारी बातें एक के बाद एक करके किसी फिल्म की तरह चल रही थी। पहले ही दिन युवराज का सुहानी को उस साए से बचाना, युवराज के आते ही उस साए का चले जाना, युवराज की कलाई का वो निशान और उसका उस बड़े से चट्टान को बस एक हाथ से रोकना, ये सारी बातें सुहानी के दिमाग में चल रही थी। सुहानी अपने ही ख्यालों में खोई हुई वहां से उठ गई और आगे बढ़ने लगी। अपने ही ख्यालों में खोई सुहानी बेसुध सी चली जा रही थी। उसे ये भी नहीं समझ आ रहा था कि वो इस वक्त जा कहाँ रही है। वही सुहानी के मन में अब एक ही सवाल चल रहा था कि क्या युवराज ही वो श्रापित इंसान है जो उस साए से जुड़ा हुआ है। अब रात होने लगी थी। युवराज भी बाबा के घर वापस आ गया था। तभी बाबा ने युवराज को अकेले देखकर उससे पूछा, बेटा सुहानी कहाँ है? बाबा का सवाल सुनकर युवराज हैरान होते हुए बोला, सुहानी घर में नहीं है।
तो बाबा उसे बताते हुए बोले, नहीं बेटा, मुझे तो लगा था कि वो तुम्हारे साथ कहीं गई हुई है। बाबा की ये बात सुनकर युवराज को सुहानी की फिक्र होने लगी और वो बाबा से बोला, मैं देखता हूँ वो कहाँ है। ये कहकर युवराज तेजी से वहां से बाहर चला गया। युवराज काफी देर तक सुहानी को आसपास ढूंढता रहा लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिली। तो युवराज ने अपने मोबाइल पर सुहानी की फोटो दिखाकर सभी से उसके बारे में पूछना शुरू कर दिया। फिर भी उसे सुहानी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। युवराज को अब सुहानी के लिए डर लगने लगा था कि कहीं वो फिर से किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गई। युवराज सबसे पूछताछ कर ही रहा था तभी उसकी नज़र खेलते हुए एक बच्चे पर गई। वो उस बच्चे को सुहानी की तस्वीर दिखाते बोला, इसे कहीं देखा है क्या? तो उस बच्चे ने याद करते हुए कहा, मैंने इन दीदी को जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। ये सुनते ही बच्चे के पास खड़ी माँ घबराते हुए बोली, हे भगवान, जंगल में तो आदमखोर भेड़िए हैं। वो लड़की, ये कहते हुए वो औरत चुप हो गई और उस औरत की बात पूरी होने से पहले ही युवराज बिना कुछ सोचे समझे तेजी से उस जंगल की तरफ बढ़ गया। दिसंबर के महीने में अक्सर दिन जल्दी ढल जाया करता था, इसलिए हिमाचल के उस घने जंगल में शाम के वक्त ऐसा लग रहा था मानो अंधेरी रात हो गई हो। उस घने अंधेरे जंगल में युवराज बिना किसी रोशनी के तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे देखने के लिए रोशनी की जरूरत ही नहीं थी। युवराज को सुहानी की बहुत फिक्र हो रही थी और उसके मन में ऐसी घबराहट हो रही थी जैसी उसने पहले कभी महसूस ही नहीं की थी। दूसरी तरफ सुहानी अपने ही ख्यालों में खोई हुई जंगल के काफी अंदर आ चुकी थी। तभी वो अपने ख्यालों से बाहर आए और अचानक से अपने आसपास इतना अंधेरा देखकर डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त है कहाँ। चारों तरफ घना जंगल और गहरा अंधेरा था। उसने फौरन अपने जीन्स के पॉकेट में चेक करके मोबाइल निकाला और फ्लैश लाइट ऑन करके आसपास देखने लगी। रोशनी आने के बाद भी उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उस घने अंधेरे जंगल में खुद को अकेले पाकर सुहानी बहुत डर गई, लेकिन फिर भी वो फ्लैश लाइट की मदद से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। कुछ दूर चलने के बाद सुहानी को अचानक ही कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। वो आवाजें सुनकर सुहानी के कदम खुद ही रुक गए और वो अपने आसपास देखने लगी। तभी उसे झाड़ियों के पास किसी के होने का एहसास हुआ। सुहानी ने उन झाड़ियों की तरफ देखा और उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई क्योंकि झाड़ियों के पीछे उसे कुछ चमकती हुई आंखें दिखाई दी। सुहानी समझ चुकी थी कि ये आंखें किसी जंगली जानवर की है। तभी धीरे धीरे उन झाड़ियों से कुछ भेड़िए बाहर आने लगे। उस अंधेरे जंगल में इतने सारे भयानक भेड़ियों को एक साथ देखकर सुहानी के हाथ पांव फूल गए और वो वहीं की वहीं फ्रीज हो गई। अब उस जंगल में एक तरफ सुहानी अकेले खड़ी थी और दूसरी तरफ वो भेड़िए थे जो सुहानी का शिकार करना चाहते थे। सुहानी अपनी जगह पर खड़ी होकर उन सबको देखे जा रही थी और उसकी आंखों में मौत का डर साफ साफ देखा जा सकता था। तभी एक भेड़िया आगे बढ़कर सुहानी पर झपट गया। उस भेड़िए के झपटते ही सुहानी किनारे हो गई और भेड़िए का पहला वार बेकार चला गया। तभी उनमें से एक और भेड़िए ने सुहानी पर पीछे से हमला किया, लेकिन इस बार सुहानी लकी नहीं थी। वो उस भेड़िए के चंगुल में फंस गई और जमीन पर जा गिरी। सुहानी के जमीन पर गिरते ही उन सब भेड़ियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। तो अब क्या होगा सुहानी के साथ? क्या वो बन जाएगी इन भेड़ियों का शिकार, या एक बार फिर से युवराज पहुंच जाएगा?